हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स गैलेक्सी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम आपके लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर लेके आते हैं। जो जो भी आपने पढ़ाई करी हो, उस पढ़ाई को आप कैसे इवोल्यूएट कर सकते हैं, इसके लिए हम एक्सपेक्टेड ईएमआरएस के क्वेश्चन पेपर आपके लिए लेके आ रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिए, जिससे आपको ये पता पड़ेगा कि आपने अभी तक जो भी तैयारी की है, आपकी तैयारी किस लेवल की है। फ्रेंड्स, ये सारे ही क्वेश्चंस PYQs हैं, किसी ना किसी गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं, और ईएमआरएस का पेपर भी इसी लेवल का सेट होगा। फ्रेंड, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे चैनल पे बताया भी गया था कि नेक्स्ट मंथ में एक्सपेक्टेड है ईएमआरएस का पेपर, और अब तो ईएमआरएस की डेट भी आ गई है। तो आप अच्छे से तैयारी में जुट जाइए। और ये वीडियो, ये सारे ही क्वेश्चन, जैसे कि आपको पता है PYQs हैं, वीडियो बहुत हेल्प करेगी आपको आपके सेल्फ एवेल्युएशन में। ठीक है, आप चाहिए तो अपने साथ आंसर के लिए कॉपी पेन लेके बैठो, या खुद भी आप वीडियो पॉज करके बीच में क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। और इस वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिए, ताकि आपको पता चले कि आपकी तैयारी किस लेवल तक हुई है। फ्रेंड्स, ठीक है, चलिए अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे अपोजिट फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। फ्रेंड्स, देखिए इस वीडियो में जितने भी, देखिए अपोजिट से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको अपोजिट फाइंड आउट करने के लिए भी एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, तो आप इसे छोड़ नहीं सकते। ये फ्री के मार्क्स होते हैं फ्रेंड, 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन हमेशा ही आपको एग्जाम में मिलेंगे। आप देखिएगा, ईएमआरएस का पेपर भी देखे आएंगे, जो लोग पहले RSSB NVS का भी पेपर दिए होंगे, हर पेपर में, है ना, जिस पेपर में इंग्लिश आ रही है, मतलब उसमें अपोजिट क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। फ्रेंड्स, तो ये कुछ एक्सपेक्टेड अपोजिट क्वेश्चन हैं जो हम आपके लिए लेके आए हैं, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, जेजून। जेजून का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेजून? सो यहाँ पे जेजून का मतलब होता है फ्रेंड्स, जेजून का मतलब होता है सिंपल। क्या मतलब होता है जेजून का? जेजून का मतलब होता है सिंपल। और यहाँ पे अपोजिट पुट है। देखिए, कई बार ना हम भूल जाते हैं एग्जाम में ना, हम इस बात को ध्यान से देखते ही नहीं, हम भूल जाते हैं क्या पूछ रहा है, हम डायरेक्ट यहाँ पे जो मतलब है वो लगाए। जैसे कई लोग एरोगेंट लग के चल देंगे, यार यही होता है। नहीं फ्रेंड्स, क्या होता है ना, कई एक बार कि हम भूल जाते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यहाँ पे अपोजिट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अपोजिट पूछ रहा है ना। तो हम देखेंगे जेजून का मतलब क्या हुआ? सिंपल। तो इसका अपोजिट क्या होगा? सोफिस्टिकेटेड। तो आंसर 1 आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आपको यहाँ पे अपोजिट बताना है। किसका अपोजिट बताना है? आपका जियोपार्डी का। जियोपार्डी का अपोजिट क्या होता है? सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि जियोपार्डी का मतलब क्या होता है। फ्रेंड्स, क्या होता है जियोपार्डी का मतलब? जियोपार्डी का मतलब होता है खतरा। मतलब किसी को भी किसी चीज से खतरा रहता है ना, तो आप क्या बोलोगे कि जियोपार्डी। जियोपार्डी मतलब खतरा होता है। बताओ, अगर जियोपार्डी मतलब खतरा होता है, तो फिर इसका अपोजिट क्या होगा? यहाँ पे क्या पूछ रहा है? अपोजिट पूछ रहा है। अपोजिट क्या होगा? सेफ्टी। इजी है, क्या होगा? सेफ्टी इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? ऑफ्यूस्केट। ऑफ्यूस्केट मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? ऑफ्यूस्केट मतलब होता है किसी चीज को ढक के रखना। क्या करना? किसी भी चीज को ढक के रखना। ठीक है, किसी चीज को ढक के रखना क्या बोलते हैं? ऑफ्यूस्केट बोलते हैं। तो बताओ इसका अपोजिट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका अपोजिट होगा क्लियरिफाई। आप किसी चीज को बचा के, दबा के रख रहे हो, मतलब कि ऑफ्यूस्केट कर रहे हो। जैसे मान लो क्लास में बच्चों ने शरारत करी, और शरारत करने के बाद क्लास मॉनिटर ने क्लास के बच्चों ने छिपा दिया कि ये शरारत किसने की है। तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चे? बच्चे ऑब्फ्यूस्केट कर रहे हैं। ठीक है, टीचर आगे पूछ रहा है, बताओ भाई किसने ये प्रॉब्लम क्रिएट की है, शरारत किसने की है, बताइए आप। तो वहाँ पे बच्चे, वहाँ पे कोई बच्चा वहाँ पे क्या क्लेरिफाई करेगा, है ना। तो ऑब्फ्यूस्केट का अपोजिट हो जाएगा क्लेरिफाई करना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अपोजिट पूछ रहा है। फिर है 4, इनवे। इनवे मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? बताइए, इनवे का क्या मतलब है? इनवे मतलब है आप किसी पे जब अटैक करते हो, है ना, किसी पे अटैक होता है, मतलब अटैक करना बेसिकली इनवे का मतलब होता है। ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? बताओ। सपोर्ट करना। क्या हो जाएगा अपोजिट? सपोर्ट करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस। यहाँ पे प्रीपोजिशन पूछ रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रीपोजिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कई एक बार हमको लगता है कि यहाँ पे टू लगेगा या फॉर लगेगा, पर कई बार नहीं लगता है वहाँ पे, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपने बाद कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स को लेते हैं। अगर हमें नहीं पता है कि ये इस वर्ड के बाद क्या लगता है, तो कई बार हम एग्जाम में छोटी छोटी चीज़ें भी गलत कर देते हैं। और यही छोटी छोटी चीज़ें अगर हमको आती है, तो हम एग्जाम में इस स्कोर कर सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। श्याम इज इग्नोरेंट डैश हिज मिस्टेक। क्या कह रहा है? श्याम इज इग्नोरेंट डैट हिज मिस्टेक। क्या क्या आएगा फ्रेंड्स? यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आपका आ जाएगा ऑफ।
क्या जाएगा? ऑफ। श्याम इज इग्नोरेंट ऑफ हिज मिस्टेक। पता है आपको क्यों? कई लोग लगेगा फॉर आ जाएगा, लेकिन नहीं, फॉर नहीं आएगा। पता है क्यों? क्योंकि इग्नोरेंट हमेशा अपने बाद क्या लेता है? इग्नोरेंट हमेशा अपने बाद ऑफ लेता है फ्रेंड्स। क्या लेता है? ऑफ लेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिज स्पीच वॉज अप्रोप्रिएट डैश द ओकेजन। हिज स्पीच वॉज अप्रोप्रिएट डैश द ओकेजन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बताओ? क्या होगा? हिज स्पीच वॉज अप्रोप्रिएट अपॉन द ओकेजन। नहीं फ्रेंड्स, अपॉन कब लगता है? अपॉन यहाँ पे लगेगा नहीं, यहाँ पे क्या लगेगा? टू लगेगा, टू द ओकेजन। हिज स्पीच वॉज अप्रोप्रिएट टू द ओकेजन होगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? कलीम्स बिहेवियर इज सुपरवेसिव डैश डिसिप्लिन। क्या कह रहा है? करीम का जो बिहेवियर है इज सुपरवेसिव डैश डिसिप्लिन। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा फ्रेंड्स? यहाँ पे आपका ऑफ आ जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि सुपरवेसिव हमेशा अपने साथ ऑफ लेता है। क्या लेता है? ऑफ लेता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राधिकाज एप्टीट्यूड डैश बिजनेस कैन नॉट बी डाउटेड। ठीक है, क्या है? आजकल तो वुमेन्स भी बहुत बिजनेस में आगे बढ़ रही है फ्रेंड्स, है ना? तो यहाँ पे क्या है? राधिकाज एप्टीट्यूड, राधिका का जो एप्टीट्यूड है डैश बिजनेस कैन नॉट बी डाउटेड। क्या आएगा डैश में? बताइए क्या आएगा डैश में? फॉर बिजनेस आएगा फ्रेंड्स। क्या आएगा? फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए ना, बिजनेस के लिए बात हो रही है ना, तो क्या आएगा? फॉर बिजनेस आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बात हो रही है? यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ना कुछ ईडियम्स दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है? ईडियम्स। आपको पढ़ना है कि ईडियम्स क्या कह रहा है, और उसके बाद जो 4 ऑप्शंस दिए हैं उन चारों ऑप्शंस में से एप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा होगा, है ना? आपको ये फाइंड आउट करना है कि इन चारों ऑप्शन में से एप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ईडियम है क्या? ईडियम है अ फ्लाई ऑन द व्हील। क्या है ईडियम? अ फ्लाई ऑन द व्हील। ठीक है, अब आपको ये पढ़ने के बाद ये पता कर रहा है कि इन चारों में से इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका मतलब क्या हो सकता है। ठीक है, तो पहला आंसर क्या कह रहा है? अ पर्सन who overestimates his or her importance। ठीक है, सेकंड क्या है? a person who caution the people। ठीक है, थर्ड क्या है? a person who is hostile to all। ठीक है, फोर्थ क्या है? a person who entertains other। ठीक है, हमने सारा पढ़ लिया। हमने क्या पढ़ा यहाँ पे कि अ फ्लाई ऑन द व्हील का क्या मतलब होता है? अ पर्सन हु ओवर एस्टिमेट हीज और हर इम्पोर्टेंस। मतलब जैसे मान लीजिए कोई पार्टी फंक्शन है, वहाँ पे कोई आता है और आते ही तुरंत बोलता है अरे नहीं मुझे तो तुरंत जाना है, अभी तुरंत मुझे दूसरी मीटिंग है। या फिर जैसे मान लीजिए आपने कोई पार्टी ऑर्गेनाइज किया है, वहाँ पे आपने चीफ गेस्ट को बुलाया है, तो चीफ गेस्ट वहाँ पे आए, कुछ देर रहे, फिर उन्होंने बोला अरे नहीं मेरी नेक्स्ट मीटिंग है, या फिर मुझे कहीं और भी जाना है, मुझे जाना है। तो क्या बोलोगे आप वहाँ पे? बोलोगे कि जो अपनी इंपॉर्टेंस को ना बढ़ाना चाहता है, ये एक तरीका होता है कि आप ऐसे बोलोगे तो लोगों को लगेगा अरे भाई उनकी तो बहुत बिजी है, बहुत आदमी है, तो आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? फ्लाई ऑन द व्हील मतलब क्या होता है? यहाँ पे मतलब एक आदमी है जो बिल्कुल व्हील पे बैठ गया है भाई, तुरंत उसको उड़ के जाना है कहीं। तो अ पर्सन हु ओवर एस्टिमेट हीज और हर इंपॉर्टेंस, मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप कभी नहीं भूलेंगे फ्लाई ऑन द व्हील क्या होता है। ठीक है, चलिए फ्लाई ऑफ द हैंडल। नेक्स्ट क्या कह रहा है? फ्लाई ऑफ द हैंडल। फ्लाई ऑफ द हैंडल क्या होता है फ्रेंड्स? अटैक समवंस एनिमीज। आप किसी के एनिमी पे अटैक करते हो क्या? या लूज वंस टेम्पर सडनली, या फिर खुद का टेम्पर आप लूज कर लेते हो, या मेक वंस एस्केप, है ना, या रन अवे फ्रॉम द डिफिकल्ट सिचुएशन। बताओ इन चारों में से कौन सा आपका बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? फ्लाई ऑफ द हैंडल। फ्लाई ऑफ द हैंडल का मतलब होता है लूज वंस टेम्पर सडनली। क्या होता है? लूज वंस टेम्पर सडनली। जैसे मान लीजिए 2 लोग हैं, हाँ, एक मान लीजिए एक राम है और एक श्याम है। ठीक है, इन दोनों के बीच फाइट हो रही है। ठीक है, राम और श्याम के बीच फाइट हो रही है। राम भारी पड़ रहा है श्याम पे, तो राम बोल रहा है श्याम ज़्यादा मत बोलो, तो वहाँ पे श्याम क्या कर रहा है? वो अपना टेम्पर खो रहा है ना। तो राम फ्लाई ऑफ द हैंडल, अब राम अपने आपे से बाहर हो गया, मतलब लूज वंस टेम्पर सडनली, वो अपना टेम्पर खो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे फ्लाई ऑफ द हैंडल का मतलब क्या हो गया? लूज वंस टेम्पर सडनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है? कीप द वुल्फ ऑफ द डोर। क्या कह रहा है? कीप द वुल्फ ऑफ द डोर। इसका क्या मतलब होगा फ्रेंड्स? keep her secrets intact, keep over protesting against the times, keep of starvation, keep working with utmost speed। बताओ क्या होगा? keep the wolf off the door, इसका मतलब होता है keep of starvation। starvation मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? बताओ, भूख लगना, बहुत भूख, किस चीज़ की भूख को आप क्या बोलोगे? starvation बोलोगे ना, खाने की जब तलब लगती है। ठीक है,
तो कीप द वुल्फ ऑफ द डोर, मतलब भूखा हुआ जो वुल्फ है ना वो तो आदमी को खा जाएगा भाई, उसको दरवाजे से बाहर ही रखो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कीप ऑफ स्टार्वेशन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू बी अंडर द हैरो, क्या है, टू बी अंडर द हैरो, ठीक है। इसके चारों ऑप्शंस को देखते हैं। टू वर्क हार्ड, टू बी अवॉर्डेड फॉर ऑनेस्टी, टू बी इन गुड हेल्थ या टू बी इन डिस्ट्रेस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, टू बी इन डिस्ट्रेस। टू बी द अंडर हैरो का मतलब होता है टू बी इन डिस्ट्रेस, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पे क्या बात हो रही है। यहाँ पे आपको सिनोनिम फाइंड आउट करना है। देखिए सिनोनिम मतलब क्या होता है, कई बार लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। सिनोनिम मतलब क्या होता है, सिनोनिम मतलब होता है सेम मीनिंग। जब किसी भी चीज़ की मीनिंग सेम हो तो सिनोनिम बोलोगे, ठीक है। और उल्टी मीनिंग जब होती है, अपोजिट मीनिंग को आप क्या बोलते हो, एंटोनिम बोलते हो। क्या बोलते हो, एंटोनिम बोलते हो, ठीक है। तो सिनोनिम एंटोनिम याद रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, सिनोनिम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम इन सबका क्या करेंगे, सिनोनिम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्या बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 13 में कि डायाफनस, इसका मतलब क्या है। इस यहाँ पे हम सेम मीनिंग फाइंड आउट करेंगे ना, तो इसका मतलब फाइंड आउट करेंगे कि डायाफनस मतलब होता क्या है। क्या होता है, सिल्कन होता है, टायर्ड, काइंड या थिक। इन चारों में से क्या होता है डायाफनस का मतलब, तो बताओ फ्रेंड्स। जिसको पता है आप कमेंट बॉक्स में बताओ डायाफनस का क्या मतलब होता है। हाँ, डायाफनस का मतलब होता है सिल्कन, मतलब कोई भी सिल्की चीज़ होती है ना उसको आप क्या बोलोगे, डायाफनस बोलोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, एक्सपोस्टुलेट। एक्सपोस्टुलेट मतलब क्या होता है, एक्सपोस्टुलेट मतलब क्या होता है, इन्फर होता है, डिसग्रेस, रिमिट या सीमर। इन चारों में से क्या आंसर है फ्रेंड्स। हाँ, एक्सपोस्टुलेट मतलब होता है डिसग्रेस करना, है ना। आप जब डिसग्रेस करते किसी चीज से तो आप क्या बोलोगे उसको, एक्सपोस्टुलेट बोलोगे, ठीक है। इम्प्रोवाइज्ड, नेक्स्ट क्या है, इम्प्रोवाइज्ड। इम्प्रोवाइज का सेम मीनिंग क्या होगा, सिनोनिम क्या होगा इम्प्रोवाइज का, बताओ। इम्प्रूडेंट, इनकॉशंस, अनस्टडीड या ऑब्लियस, बताओ क्या होगा। इसका होगा आप अनस्टडीड, क्या होगा, अनस्टडीड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है लास्ट आपका है मावरिक, क्या है, मावरिक, बताओ मावरिक का सिनोनिम क्या होगा आपका, क्या होगा, मेटेरियलिस्टिक होगा, स्पिरिचुअलिस्ट होगा, सेल्फिश होगा या नॉन कॉन्फर्मिस्ट होगा, बताइए क्या होगा। इसका होगा आपका नॉन कॉन्फर्मिस्ट, ठीक है। किसका, मैवरिक का मीनिंग क्या होगा आपका, नॉन कॉन्फर्मिस्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट में कई बार आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि फाइंड द नाउन। जैसे मान लीजिए ना आप आजकल ना ये बहुत एग्जाम पूछा जाता है ना, क्लॉजेज में आता है, ठीक है। आपको बोल देगा ठीक है आप ये फाइंड आउट करो, ये फाइंड आउट करो, ऐसे बोल देगा। फिर आपको क्या बोलेगा कि आप नाउन फाइंड आउट करो, कि इसमें से, इस नाउन में से, देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है, एबव द नाउन, मतलब इसमें से एबव एज नाउन इस चारों में से कौन से सेंटेंस पे यूज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे तो ऐसे क्वेश्चन पूछा है। कई बार ना क्या करता है कि बोलता है कि फाइंड द नाउन, ऐसे बोल देगा और 4 ऑप्शन दे देगा, पता करो कि नाउन किस में है, ठीक है। ऐसे भी आजकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे तो बात हो रही है हमारी कि एवव एज नाउन की, मतलब इन सारे उस सेंटेंस, देखो सब में एवव होगा, देखिए यहाँ पे भी एवव है, यहाँ पे भी एवव है, यहाँ पे भी एवव है, यहाँ पे भी एवव, ठीक है। एवव तो चारों में है, लेकिन ये क्या सवाल पूछ रहा है कि एवव एज नाउन, इन चारों में से जो एवव है वो एज अ नाउन कहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एवव एज अ नाउन कहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं, हमें पता चलेगा कि एज अ नाउन कहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है, आर ब्लेसिंग्स कम फ्रॉम एवव, क्या कह रहा है, आर ब्लेसिंग्स कम फ्रॉम एवव, हमारी जो ब्लेसिंग्स है वो कहाँ से आ रही है, एवव, ऊपर आसमान से आ रही है ना। जो हमारा ब्लेसिंग्स है वो कहाँ से आ रहा है, आसमान से आ रहा है, स्वर्ग से आ रहा है, ठीक है। तो मतलब ये किसी प्लेस को इंडिकेट कर रही है, आर ब्लेसिंग्स कम फ्रॉम एवव, मतलब कहीं ऊपर से, किसी जगह से, स्वर्ग से हमारे लिए ब्लेसिंग्स आ रही है, ठीक है। तो ये किसी प्लेस को इंडिकेट कर रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द हेवंस आर एवव, हेवन ऊपर है, द मोरल लॉ इज अबव द सिविल, एनालिसिस द अबव सेंटेंस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है किसी प्लेस को, ये अबव इंडिकेट कर रहा है किसी
प्लेस को, किसको इंडिकेट कर रहा है, किसी प्लेस को इंडिकेट कर रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। इसीलिए 17 का आपका आंसर नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डॉन एज नाउन, यहाँ पे बताओ कि नाउन का यहाँ पे डॉन जो वर्ड है वो एज अ नाउन कहाँ पे यूज हुआ है। देखिए यहाँ पे भी पूछ रहा है, यहाँ पे एवर पूछा था, यहाँ पे आपका क्या पूछ रहा है, डॉन पूछ रहा है। तो डॉन वेंट द टाइटैनिक, ठीक है। श्याम हैड सीन द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे श्याम हैज सीन अप्स एंड डाउन ऑफ लाइफ, ठीक है। द पॉटर हैज स्किल्ड बाय द डाउन ट्रेन द हिल, द इंजन केम रशिंग डाउन। यहाँ पे देखिए, द श्याम हैज सीन द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ वाला जो अप्स एंड डाउन है, ये अप्स एंड डाउन मतलब अप एंड डाउन अलग अलग नहीं, अप्स एंड डाउन्स एक ही है। देखो कई बार क्या आता है फ्रेजल वर्ब में ना, दो अलग अलग मतलब को निकाल के एक मतलब बनाता है, यहाँ पे भी सेम वही किया गया है। इसीलिए ये आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, यहाँ पे डाउन एज अ नाउन यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या बात हो रही है कि बट एज एडवर्ब, यहाँ पे बट एज अ एडवर्ब कहाँ पे यूज हुआ है, कहाँ पे यूज हुआ है, नन बट द ब्रेव डिजर्व द ऑनर सक्सीड, we tried hard but did it, it is but right to admit our faults, there is no one but likes him, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, it is but right to admit our fault, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा एज अ एडवर्ब। यहाँ वाला जो बट है आपका, देखो ये सेंटेंस का स्टार्टिंग में आज हुआ है, इट इज बट राइट, इट इज बट राइट, तो ये क्या होगा, एज अ एडवर्ब यूज किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आफ्टर एज एडजेक्टिव, यहाँ बताइए कि आफ्टर एज ए एग्जेक्टिव कहाँ पे यूज हुआ है, दे अराइव्ड सून आफ्टर, ठीक है। ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, वी वेंट अवे आफ्टर दे हैड लेफ्ट, आफ्टर एजेस शैल सिंग हिज ग्लोरी, इसमें से किस पे यूज हुआ है, आफ्टर एजेस शैल सिंग हिज ग्लोरी, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, यहाँ पे क्या बात हो रही है, क्या बात हो रही है यहाँ पे, हम यहाँ पे देखते हैं कि सुपर कंडक्टिविटी इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ, बताइए जो सुपर कंडक्टिविटी है वो ऐसे, देखो कई बार लोग पूछेंगे कि अरे ये कैसे क्वेश्चन आ गया इंग्लिश में, देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आजकल एक आध ना आपके पूछ देते हैं, जनरल है ना, इन जनरल एक आध क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, सुपर कंडक्टिविटी इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ, ऑप्शन क्या है, कूलिंग अ सब्सटेंस विदाउट अ फेज चेंज, फ्रिक्शनलेस लिक्विड फ्लो, अ लूज ऑफ थर्मिनल रेसिडेंस, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक रेसिडेंस, इसमें से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक रेसिडेंस आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अ टाइप ऑफ प्लास्टिक दैट द बायोडिग्रेडेबल and has been the news lately, the ingredient that makes the biodegradable is, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड, इसका हो जाएगा वेजिटेबल ऑयल, पेट्रोलियम, कॉर्न स्टार्च या लेदर, कॉर्न स्टार्च आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हाउ मेनी डाइन्स आर देयर इन अ 1 ग्राम वेट, बताओ 1 ग्राम वेट जो है उसमें कितना डाइन होता है, बताओ कितना होता है फ्रेंड्स, होता है आपका 981 डाइन्स, कितना होता है 981 डाइन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन वर ट्वाइस, ठीक है, अगर डिफरेंस बिटवीन जो अर्थ एंड द सन है, क्या क्या अर्थ एंड सन का डिफरेंस है ट्वाइस, then what is now the gravitational force exerted on the earth by the sun would be, कितना होगा बताओ, अगर अर्थ एंड सन का जो आपका डिस्टेंस है वो ट्वाइस हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो आप बताइए जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा अर्थ और सन के बीच में वो कितना होगा, बताओ कितना होगा फ्रेंड्स, बताओ, किसी को पता है, कमेंट बॉक्स में बताओ कितना होगा, वो हो जाएगा 1/4 ऑफ द व्हाट इज नाउ, जो अभी है उसका 1/4 हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी सिलेक्टेड एट ब्रिटिश पार्लियामेंट, है ना। ये आपके सारे जीके के क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी जीके के क्वेश्चन चल रहे हैं, 80 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है ना फ्रेंड्स, 80 क्वेश्चन में, ठीक है, 80 क्वेश्चन की सीरीज में ये आपका जीके का भी सेक्शन इज गोइंग ऑन, ठीक है। तो क्या कह रहा है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी सिलेक्टेड इन ब्रिटिश पार्लियामेंट, बताओ कि पहला इंसान, पहला इंडियन, ध्यान रखिएगा हमेशा ये क्वेश्चन को ना बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन, ऐसा पहला इंडियन कौन है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में सेलेक्ट हुआ था,
कौन है वो? दादा भाई नौरोजी हैं, जीके गोखले हैं, बिपिन चंद्र पाल है, लाला लाजपत राय हैं? कौन है बताइए? इन चारों में से ऐसा कौन है जो फर्स्ट इंडियन टू बी सिलेक्टेड एज ब्रिटिश पार्लियामेंट? ऐसा कौन है फ्रेंड्स? ऐसे हैं आपके दादा भाई नौरोजी जी। दादा भाई नौरोजी ही ऐसे फर्स्ट इंडियन है जिनको सेलेक्ट किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में फ्रेंड्स। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग राजपूत डायनेस्टी डिड नॉट सरेंडर टू अकबर? बताइए इन सब, ये जो चारों के चारों के राजपूत डायनेस्टीज हैं, इन चारों राजपूत डायनेस्टीज में से किसने कभी भी अकबर के सामने सरेंडर नहीं किया फ्रेंड्स? देखिए अकबर बहुत इंपॉर्टेंट मुगल एम्पायर के जो है ना मुगल एम्परर रहे हैं। कौन? अकबर। इनके बहुत सारे जो सोशल साइंस के लोग होंगे उन्हें पता होगा अकबर बहुत इंपॉर्टेंट, इवन कई बार जनरल में भी इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए जैसे यहाँ पे आ गया है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग राजपूत डायनेस्टी डिड नॉट सरेंडर टू अकबर? तो इन चारों में से कौन सी डायनेस्टी ने अपने पूरे लाइफ टाइम में कभी भी अकबर के सामने सरेंडर नहीं किया है? कौन है? परमार्स है, प्रतिहारा है, राठौर है, सिसोदिया है फ्रेंड्स। कौन है फ्रेंड्स? प्रतिहाराज। प्रतिहाराज ने कभी भी अकबर के सामने सरेंडर नहीं किया है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया? बताओ इन चारों में से क्लासिकल लैंग्वेज जो है, क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया नहीं है। ध्यान रखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है? नहीं है। ठीक है। इन चारों में से कौन सा नहीं है? तो बताओ। संस्कृत को है फ्रेंड्स, संस्कृत बहुत टाइम से हमारे यहाँ चली आ रही है। ठीक है। तेलुगु भी है, हिंदी, मलयालम भी है। हिंदी नहीं है फ्रेंड्स, तो हिंदी ही आपका क्या हो जाएगा? हिंदी ही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है ना यहाँ पे, तो हिंदी नहीं है। हिंदी संस्कृत से ही आई है फ्रेंड्स। ठीक है। संस्कृत से ही हिंदी आई है। हिंदी हमारे बहुत क्लासिकल लैंग्वेज कोई नहीं है, हिंदी बाद की बनी हुई लैंग्वेज है। बाकी तेलुगु, मलयालम और संस्कृत, ये जो तीनों ही लैंग्वेजेस हैं, ये लैंग्वेजेस बहुत पुरानी लैंग्वेज है, क्लासिकल लैंग्वेजेस है। ठीक है। विच साइंटिफिक स्टडी इज एजिंग इज नोन एज? बताओ एजिंग के लिए कौन सी साइंटिफिक स्टडी का यूज किया जाता है? जब आप एजिंग कैलकुलेट करते हो उसके लिए कौन सी साइंटिफिक स्टडी का यूज किया जाता है? इथियोलॉजी है ना, ग्रैंथोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी या ट्राइटोलॉजी? बताओ किसका यूज किया जाता है फ्रेंड्स? ग्रैंथोलॉजी। इसका याद करने का सही तरीका क्या है? ग्रैनी। ग्रैनी क्या होती है? बूढ़ी हो गई होती है ना हमारी ग्रैनी। जब भी ग्रैंथोलॉजी आएगा तो उसका मतलब क्या? एजिंग से रिलेटेड है। ठीक है। तो ग्रैंथोलॉजी इज रिलेटेड टू ग्रैनी, या ग्रैनी इज रिलेटेड टू एजिंग। ठीक है। तो कोई भी जो स्टडी जो एजिंग से रिलेटेड है उसको क्या बोलोगे आप? ग्रैंथोलॉजी बोलोगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिस्ट डेकोरेटेड द हैंड रिटन कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए इसमें से कौन सा जो इंडियन आर्टिस्ट है जिसने डेकोरेट किया था हैंड रिटन कॉपी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का था? किसने किया था? नंदलाल बोस ने किया था, मिहिर सेन, SN बनर्जी या मुकेश बंदोपाध्याय? बताओ फ्रेंड्स किसने किया था? ये किया था आपका नंदलाल बोस ने फ्रेंड्स। नंदलाल बोस ही हमारे ऐसे एक हमारे इंडियन मेंबर थे, है ना, हमारे इंडियन मेंबर थे जिन्होंने, जो इंडियन आर्टिस्ट थे जिन्होंने क्या किया? डेकोरेट किया था हैंड रिटन कॉपी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेंड्स। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए प्रियम्बल वॉज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बी अमेंडमेंट? जो हमारा प्रियम्बल है, आपने सबने प्रियम्बल पढ़ा होगा, सभी ने प्रियम्बल कभी ना कभी पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा होगा तो आप NCERT के बुक्स खोलिए, सारे ही NCERT की बुक्स में आपको प्रियम्बल मिल जाएंगे, है ना, वहाँ से आप प्रियम्बल अगर पढ़िएगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अमेंडेड। बताओ ये जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है वो अमेंडमेंट हुआ है क्या? हुआ है तो कितनी बार हुआ है? 1 बार हुआ है, 2 बार, 3 बार, या कभी हुआ ही नहीं है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ। जो हमारा प्रियम्बल है अभी तक वो 2 बार अमेंडमेंट हो चुका है फ्रेंड्स। कितने बार अमेंडमेंट हुआ है? 2 बार अभी तक हमारा प्रियम्बल का अमेंडमेंट हो चुका है। ज़्यादा कुछ नहीं, हमने कुछ वर्ड्स ऐड किए हैं हमारे प्रियम्बल में। ठीक है, ये बात हुई। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ दीज आर निक नेम ब्रिटन वुड्स ट्विंस? बताओ विच ऑफ दीज आर निक नेम। बताओ हमारे जो ब्रिटन वुड्स ट्विंस है ये क्या है फ्रेंड्स? ये ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। ठीक है, इसके अंतर्गत जो आप देखोगे कि निक नेम जो है वो किसका किसका है, इसमें कौन कौन ऐड है फ्रेंड्स? इन चारों में से IDA, IMF, IBRD या WTO कौन है फ्रेंड्स? कई बार आपके एग्जाम में ना इनके फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे मान लो पूछ लेगा कि IMF का फुल फॉर्म क्या होगा, जिसको पता है कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं बता देती हूँ, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, WTO का क्या होगा फुल फॉर्म? WTO का क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे IBRD का बताओ,
IBRD का कमेंट बॉक्स में बताना IBRD का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। चलिए यहाँ पे लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ दीज आर निक नेम ब्रिटन वुड ट्वीन्स, ठीक है। क्या है फ्रेंड्स, निक नेम क्या है ब्रिटन वुड ट्वीन्स का, कौन कौन है, ये हैं आपके IMF एंड WTO। IMF मतलब कौन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, और WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 2 और 4 किस में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो IMF और WTO ये जो दोनों ही है, इसको आप क्या निकनेम किसकी है, ब्रिटन वुड ट्विंस की है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन जो है आपका 498A, ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या बोल रहा है, 498A ऑफ इंडियन पीनल कोड इज अ पॉपुलर सेक्शन, इट डील्स विथ, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन 498A है इंडियन पीनल कोड, वो जो पॉपुलर किसके लिए है, किसके लिए है, प्रॉपर्टी राइट्स टू वुमेन, रिजर्वेशंस फॉर वुमेन, हरासमेंट फॉर डाउरी एंड किडनैप एंड रेप। बताओ फ्रेंड्स, इन चारों में से जो सेक्शन है 498 इंडियन पीनल कोड का, ये किसके लिए जो है, ये किससे डील करता है, किस, इन चारों में से किस प्रॉब्लम से ये डील करता है फ्रेंड्स, जिसको पता है कमेंट बॉक्स बताओ किससे डील करता है ये डील करता है आपके, किससे डील करता है, ये डील करता है हरासमेंट फॉर डाउरी। अगर शादी के बाद किसी फीमेल को डाउरी के लिए परेशान किया जाता है, डाउरी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो वो लेडीज सेक्शन 498A इंडियन पीनल कोड के अंतर्गत जो भी इसके ऊपर डाउरी के लिए दबाव बना रहा है उनके ऊपर केस दायर कर सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 498A इंडियन पीनल कोड इज रिलेटेड विद, दैट डील्स विद हरासमेंट फॉर डाउरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। The United Nations Climate Change Conference COP19 or CMP9 was held in November 2013 at, कहाँ पे हुआ था फ्रेंड्स, कहाँ पे हुआ था हमारा फ्रेंड्स, ये हुआ था आपके वर्सो में, किसमें हुआ था, वर्सो में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बात हो रही है, द नंबर ऑफ अप्रूव्ड शेयर मार्केट इन इंडिया इज, बताओ जो अप्रूव्ड शेयर मार्केट है इंडिया के वो कितने हैं, जो नंबर ऑफ अप्रूव्ड शेयर मार्केट, जो शेयर मार्केट इंडिया में है, जो अप्रूव्ड शेयर मार्केट है वो कितने शेयर मार्केट है फ्रेंड्स इंडिया में, ये हैं आपके 24, कितने हैं फ्रेंड्स, डी आपका करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल 24 अभी तक जो हमारे अप्रूव्ड शेयर मार्केट है वो इंडिया में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में क्या बात हो रही है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बीन ब्रॉट इनटू द रेलवे नेटवर्क फॉर द फर्स्ट टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का। क्या कह रहा है फ्रेंड्स क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बीन ब्रॉट इनटू द रेलवे नेटवर्क फॉर द फर्स्ट टाइम, कौन सा इन चारों में से ऐसा कौन सा, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि चारों ना स्टेट साउथ के हैं, ठीक है, चारों साउथ के हैं, तो क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बीन ब्रॉट इनटू द रेलवे नेटवर्क फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार रेलवे नेटवर्क जो है इन चारों में से कौन से स्टेट में आया था, मणिपुर, असम, त्रिपुरा या अरुणाचल प्रदेश, ये चारों ही साउथ से हैं फ्रेंड्स। बताओ इन चारों में से कौन सी जगह पर सबसे पहली बार इंडियन रेलवे नेटवर्क गया था, कहाँ गया था फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश में, सबसे पहले कहाँ गया था, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में एक खास बात लोग जानते हैं, पता है क्या, यहाँ पे सनराइज बहुत जल्द हो जाता है। अब बताओ कमेंट बॉक्स में जो कभी अरुणाचल प्रदेश से गया होगा या फिर जो अरुणाचल प्रदेश में रहते होंगे वो बताओ कि वहाँ सनराइज कितने बजे हो जाता है, कितने बजे, हमारे यहाँ जितने सनराइज होता है और वहाँ के सनराइज के ड्यूरेशन में कितने का डिफरेंस होता है, अभी कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि who among the following has recently been selected for the coveted Indira Gandhi Prize for Peace, Disarmament and Development for 2013। बताओ इन जो चारों ही हैं इनमें से who among the following has recently been selected for covered, बताओ कौन, यहाँ पे भट्ट मैम या फिर ये जो मेधा मैम है, अंगिला और चंद्र प्रसाद भट्ट, इन चारों में से कौन है बताइए, किसे मिला है, क्या मिला है, जो हमारा है प्राइज फॉर पीस, डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2013,
किसे मिला हुआ है? ये मिला हुआ है आपके एंजेला मर्केल को। किसको मिला हुआ है? एंजेला मर्केल को मिला हुआ है फ्रेंड्स। ये एक क्वेश्चन जो है आपके प्राइज से बहुत बार पूछा जाएगा। अभी आप पढ़ लीजिएगा, जितने भी कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने मिलेगा। आप देखिएगा, कॉमनवेल्थ से आपको देखने मिलेगा। साथ ही जो भी स्पोर्ट्स की चीज़ें हुई हैं, किसको कौन सी प्राइज़ मिला है, नोबेल प्राइज़ कहाँ पे किसको मिला, अभी फिल्म फेयर अवार्ड हुआ था, है ना। फिल्म फेयर अवार्ड से भी आपको क्वेश्चन देखने मिल सकता है कि किसको मिला है ना। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में 1 मार्क से जरूर पूछे जाते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन होता है, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान रखेंगे तो आप इजीली 1 मार्क आपका कहीं भी नहीं गया है। ये जो आपका 1 मार्क है ना, फ्री में ये क्वेश्चन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बात हो रही है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 का। क्या है क्वेश्चन नंबर 37? हाँ, क्या है क्वेश्चन नंबर 37? विक्टोरिया Azarenka, who won the Australian Open Tennis Women Single Title 2014 is from? क्या है? ऑस्ट्रेलिया के जो ओपन टेनिस वुमेन सिंगल्स रिलेटेड 2014, इसमें से किसने जीता है? यूएसए ने, बिलेरियस ने, जर्मनी ने या स्लोवाकिया ने? किसने जीता है फ्रेंड्स? ये जीता है आपके बिलेरियस ने। बिलेरियस ने जीता है फ्रेंड्स। क्या जीता है? हाँ, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस वुमेन सिंगल्स टाइटल 2012 किसने जीता है? बिलेरियस ने जीता है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेशनल स्पोर्ट्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन? जो आपका नेशनल स्पोर्ट्स डे है वो कब होता है? अगस्त 29, जुलाई 29, सितंबर 29 या अगस्त 20? बताओ कब होता है आपका नेशनल स्पोर्ट्स डे। देखिए फ्रेंड्स, गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पोर्ट्स डे से रिलेटेड फ्रेंड्स, किससे? डे से रिलेटेड आपके क्वेश्चन एग्जाम में देखने मिलते हैं। कोई भी कुछ भी पूछ सकता है कि ये डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, कौन सा भी डे से रिलेटेड, तो जो अपकमिंग है, मतलब आप आसपास के थोड़ा डेज देख कीजिएगा एग्जाम में कि कौन से डेज अभी तुरंत गए होंगे रिसेंटली, उसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बन जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नेशनल स्पोर्ट्स डे। आजकल देख रहे हो स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो आपको हर एक जगह पे जितने भी जीके के क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन में आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन दिख ही जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात हो रही है? नेशनल स्पोर्ट्स डे की बात हो रही है। तो नेशनल जो आपका स्पोर्ट्स डे है वो कब सेलिब्रेट होता है फ्रेंड? बताइए। वो होता है आपके अगस्त 29 को। कब होता है आपका? 29 अगस्त को फ्रेंड्स। 29 अगस्त को आप क्या सेलिब्रेट करते हो? आप सेलिब्रेट करते हो नेशनल स्पोर्ट्स डे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्या बात हो रही है नेक्स्ट क्वेश्चन में? सोनल मानसिंह इज फेमस फॉर विच फॉर्म ऑफ डांसर? जो हमारी जो सोनल मानसिंह है, ये कौन से डांस के लिए फेमस है फ्रेंड्स? कौन? देखिए, डांस से रिलेटेड क्वेश्चन ना बहुत पूछा जाता है आजकल। देखिए यहाँ पे कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया है कि सोनल मानसिंह का डायरेक्ट नाम दे दिया है और बोल रहा है कि अब बताओ कि कौन से डांस से बिलोंग करती हैं ये। आजकल पता है, पहले अभी कुछ टाइम पहले जो ट्रेंड था वो ये था कि आपको क्या होता है, स्टेट डांस से पूछते थे। जो टोटल 8 तरीके के जो डांसेस है ना, इसमें से डायरेक्ट आपको आ जाता था क्वेश्चन। ठीक है, आप वहीं से 8 तरीके के डांस पढ़ जाते थे, डांस वाला क्वेश्चन आपका ऑलमोस्ट करेक्ट हो जाता था। पर आजकल फ्रेंड्स पूछने का पैटर्न चेंज हो गया है। ठीक है, अब कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, या तो जैसे यहाँ पे देखो सोनल मानसिंह का सीधे नाम दे दिया और बोल दिया कि आप बताओ कि इसकी कौन सी डांस से बिलोंग करती हैं, या फिर अब सीधे स्टेट डांस की जगह अब डिस्ट्रिक्ट डांस पूछने लग गए हैं कि आप बताओ ये कहाँ से बिलोंग करता है फ्रेंड्स। आजकल थोड़ा सा डांस का लेवल भी ना अप कर दिया है इन्होंने, थोड़ा लेवल अप कर दिया है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अब लेवल अप कर दिए तो हमको उस हिसाब से तैयारी भी करनी पड़ेगी, है ना। यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है? सोनल मानसिंह इज फेमस फॉर विच फॉर्म ऑफ डांस? है जो सोनल मानसिंह है ये क्यों फेमस है? कौन सी डांस करती हैं ये? भरतनाट्यम करती हैं, मणिपुरी करती हैं, कुचिपुड़ी करती हैं या कथक करती है? बताओ इन चारों में से ये कौन सा डांस करती है फ्रेंड्स? ये करती है मणिपुरी। मणिपुरी डांस कहाँ पे होता है बताओ? मणिपुरी डांस कहाँ पे होता है फ्रेंड्स? मणिपुरी डांस होता है आपके मणिपुर में ही होता है। मणिपुरी डांस कहाँ पे होता है? मणिपुर में ही होता है। और सोनल मानसिंह है ये फेमस डांसर है किसकी? मणिपुरी डांस की, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिसेस मीरा साहिब फातिमा बीवी इज डिस्कस्ड एज द फर्स्ट लेडी। बताइए, जो मिसेस मीरा साहिब फातिमा बीवी हैं इज डिस्गाइज्ड एज द फर्स्ट लेडी। कहाँ की? जज ऑफ द हाई कोर्ट, गवर्नर ऑफ अ स्टेट, जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट या प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश? बताइए, जो है आपकी मिसेस
मीरा साहिब फातिमा। देखिए कितना अच्छा नाम है इनका, मीरा भी नाम है ना, मिसेस मीरा साहिब फातिमा बीवी। बताइए कि किससे फर्स्ट लेडी, किसकी फर्स्ट लेडी बनी है? ये बनी है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। किसकी? सुप्रीम कोर्ट की जज बनी है। कौन बनी है? मिसेस मीरा साहिब बीवी फातिमा बीवी, है ना, फर्स्ट लेडी बनी है। कहाँ की? जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बहुत बहुत मैम को कि मैम देखिए कितना अच्छा चीज़ है, ऐसे चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं कई बार। ये देखो ऐसे क्वेश्चंस ना वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखिए जो बहुत कितनी अच्छी बात है कि जो मैम है एज अ फर्स्ट लेडी उन्होंने जो है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ज्वाइन किया। किसने? मिसेस मीरा साहिब फातिमा बीवी ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए हमारे ये 40 क्वेश्चंस हैं, है ना, और बाकी जो हमारे 40 क्वेश्चंस हैं वो अपकमिंग वीडियो में आपको जल्द ही देखने मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपको ऐसे ही और भी सारे क्वेश्चंस, अभी तक तो हमने इन जनरल क्वेश्चंस को देखा है, ठीक है। जो अपकमिंग वीडियो आएगी उसमें आपके सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस इंग्लिश से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और जो मैंने क्वेश्चंस आपसे पूछा है ना वो क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दो मुझे, ठीक है। और बहुत जल्द ही अपकमिंग जो 40 क्वेश्चंस है वो भी हम आपके सामने लेके आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।